उसके बाद हम चलते हैं अब डाइटरी पैटर्न पे कि कौन कौन सी डाइट जो है आजकल प्रेफर की जा रही है फॉर फैटी लीवर डिजीज। जैसे मैंने आपको आईबीडी में बताया था इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में, वैसा ही मैं अभी आपको इसमें भी बता रहा हूँ। जो मेडिटेरेनियन डाइट 2 है ये अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है फॉर फैटी लीवर पेशेंट्स। तो इसमें जो है इसमें ज़्यादातर फोकस जो है ना इसमें प्लांट बेस्ड मील्स पर है। बोलते हैं कि कम से कम एक हफ्ते में 2 से 3 दिन होने चाहिए जिसमें कि आप नॉनवेज ना लो। ये है मेडिटेरेनियन 2 डाइट। इसमें जो है इसमें इंक्लूड किया गया है फर्मेंटेड फूड्स को, जैसे योगर्ट हो गया, बाकी के फिर बाकी भी सारी चीज़ें हैं। ये जो है ये बोलते हैं कि ये जी बहुत फ़ायदेमंद है। ये जो है ये मेडिटेरेनियन डाइट है ये तो पूरी वाइडली अभी एंडोर्स की जा रही है। हर जगह पे बोलते हैं मेडिटेरेनियन डाइट यूज़ करो जी। तो इसमें क्या होता है मेडिटेरेनियन डाइट में, मैंने पहले भी लास्ट टाइम भी बताया था कि इसमें हाई इंटेक ऑफ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स, ये बोलते हैं ये आपको ज़्यादा लेना चाहिए। देखिए फ्रूट्स में भी कुछ फ्रूट्स हैं जिनके कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे आम हो गया, केला, चीकू, अंगूर। अंगूर के भी जो ब्लैक अंगूर दे बेटर है होते हैं ये। लेकिन जो ये 4 फ्रूट्स मैंने आपको बताए, सो यू शुड ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट दीज फ्रूट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। शुगर अचानक इसको शुगर को ये स्पाइक कर देता है। तो उसके बाद हो गया ये मैंने आपको बताया हाई इंटेक का फ्रूट। उसके बाद हेल्दी फैट्स, जैसे मैंने आपको बताया ऑलिव ऑयल, ये सब इसमें मेडिटेरेनियन डाइट में। फैटी फिश बताया जिसको कि रिच होता है ओमेगा फैटी एसिड्स में। और मॉडरेट कंजप्शन जो हो गई पोल्ट्री की या फिश की, ये बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसलिए ये मेडिटेरेनियन डाइट में रिकमेंडेड है। तो रेड मीट मैंने बताया, प्रोसेस्ड मीट्स बताया, ये अवॉइड करना है। तो मिनिमल एडिड शुगर्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। तो ये जो एविडेंस जो है इसके मेडिटेरियन डाइट में ये बताता है कि ये लीवर फैट को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देता है, और ये कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स जो है उसको कम कर देता है। अगर ये वेट कम भी ना कर दे तब भी ये सारी चीज़ें ये कर रहा है, जो ये मेडिटेरेनियन डाइट है। तो दूसरी डाइट है अब हमारी कीटो डाइट। तो कीटो डाइट का क्या है जी, ये कीटो डाइट है क्या? कीटो डाइट का मतलब है कि इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है ना 5 से 10% कर देते हैं और मैक्सिमम जो है फैट दे देते हैं, और मॉडरेट प्रोटीन डाइट होती है ये। तो मतलब फैट कंटेंट 70 से 75%, बाकी हो गया 5 से 10% कार्बोहाइड्रेट, और बाकी बचा हो गया प्रोटीन के साथ। तो ये जो है ये पूरा पता है कि ये वेट लॉस में हेल्प करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी हेल्प करता है। लेकिन इसके ना जो जो ये सेफ्टी के लिए थोड़ा सा इश्यूज बोलते हैं। तो पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है इसका? एक तो ये रैपिड वेट लॉस करेगा और फैट को जो है ये कम करेगा, इसके बेनिफिट्स ये हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये बढ़ा देता है। लेकिन रिस्क क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि ये जो बहुत ज़्यादा कम कार्बोहाइड्रेट कर देते हैं ना हम इनटेक, ये क्या करता है, ये जो लिपिड प्रोफाइल जो होता है ना हमारा, तो इसको ये बोलते हैं ये खराब कर देता है कुछ पेशेंट्स जो होते हैं मेटाबॉलिकली एमएसल्ड पेशेंट्स में। और बोलते हैं कि ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज कर सकता है कीटो डाइट। और ये बोलते हैं कि ये ज़्यादातर हम ये सस्टेन नहीं कर सकते हम लॉन्ग टर्म। और एक चीज़ और बोलते हैं कि ये इंक्रीज करता है सैचुरेटेड फैट इनटेक, उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट होता है लीवर फंक्शन के लिए। तो हम ये सोचते हैं कि जो मैसल्ड पेशेंट है इनको ये एक्सट्रीमली हाई फैट डाइट जो है ना, ये कीटो वीटो जो है, ये कोशिश करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बेटर है वो जो मैंने मेडिटेरियन डाइट बताई है, उसके बाद जो नेक्स्ट डाइट बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इन पेशेंट्स के लिए। तो उसके बाद हो गया कुछ लोग जो है ना लो कार्ब वेरिएंट्स होते हैं, जिसमें कि वो जिन पेशेंट्स में काफ़ी सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उनमें हम ये लो कार्ब वेरिएंट बोलते हैं। उसमें लोग मतलब बहुत ही कम लो कार्बोहाइड्रेट, जैसे 20 से 30% कैलोरीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आती हैं। ये भी अभी रिसर्च जो है ये बता रही है कि ये भी हेल्प कर सकती है। लेटेस्ट रिसर्च है पिछले साल की, कि ये बोलते हैं कि ये जो लो कार्बोहाइड्रेट वेरिएंट है ये भी जो है लीवर से चर्बी जल्दी जल्दी फास्टर निकाल देती है। उसके बाद अब हो गया जी टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, देखिए जो हम लोग हमारे फोर फादर्स थे, ज़्यादातर जो था ये 2 ही टाइम का खाना होता था।
डस्क टू डाउन, मतलब इसके बीच में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग खाना और शाम को डिनर के बाद। तो ये होती थी, इसको बोलते हैं टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। नॉर्मली ये ऐसा चलता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कंसेप्ट जो चेंज हो गया, फिर दोपहर को भी खाने लगे, फिर लोगों को जब मर्जी आए खाते रहे, उससे कैलोरी इनटेक बढ़ता गया। अब ये टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग जो है, इसमें दो मेन जो है, 16 घंटा मरीज फास्ट करता है या 8 घंटा खाता रहता है, या कभी कभी 14-10 होता है। मतलब इसमें 14-10 हो गया, 16-8 हो गया, या 5 दिन खाएगा, 2 दिन वो कैलोरी इनटेक कम कर देगा। इसमें डिफरेंट, इसको बोलते हैं हम इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोडेलिटी फॉर रिड्यूसिंग वेट एंड वजन कम करने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और दूसरा हो गया, ये जो है ये आपके लीवर को भी बहुत हेल्पफुल करता है। शुगर में भी हेल्प कर सकता है, जिनका इम्पेयर्ड, जिनको डायबिटीज ना हो, जिनको इम्पेयर्ड फास्टिंग हो, उनमें काफ़ी सारा हेल्प करता है। तो इसमें जो है मल्टीपल शेड्यूल्स हैं, जो जैसा हो गया, एक हो गया 14-10, जिसको 14 घंटा फास्टिंग करता है, 10 घंटा उसकी ईटिंग विंडो होती है। ये इनिशियल जो स्टार्टिंग में ना बिगनर्स के लिए ईजी होता है, और फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो सकती है, जैसे मर्जी आए वो कर सकते हैं। दूसरा हो गया 16-8। 16 में खाली खाली पेट रखो फास्टिंग, और 8 घंटे के लिए मरीज ईटिंग विंडो होता है, वो 8 घंटे खा सकते हैं। सबसे ज़्यादा एविडेंस जो है यही है इसमें 16-8 में, कि यही जो है मैक्सिमम हेल्प करता है, मोस्ट एविडेंस बेस यही है। तीसरा हो गया 5-2 हो गया, 5 दिन वो नॉर्मल डाइट खाएगा, 2 दिन वो बिल्कुल लो कैलोरी डाइट लेगा। ये ज़्यादातर लोगों में सूट करता है, लेकिन इसको हार्डर है सस्टेन करना। तो इसलिए अब जो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है, अब ये कैसे हेल्प करता है, ये बोलते हैं कि एक तो ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, और उसके बाद जो है ये सर्केडियन रिदम में भी ठीक रखता है। कुछ लोग जैसे अर्ली टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग उसको बोलते हैं, वो सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक जो है वो खाते हैं, बाकी वो बंद कर देते हैं। तो अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, ये क्या किन में होना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये आप ध्यान रखिए, सब लोग ये इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते। मरीज जो कि डायबिटिक हैं, या जो उनको डायबिटीज़ की जो दवाई जैसे कुछ होता है, इसको बोलते हैं सल्फोनाइल यूरियाज, या जो भी शुगर कम कर दे, उनमें ये पेशेंट्स में ये इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड। दूसरा हो गया सिरोसिस पेशेंट्स में, जिनका कि न्यूट्रिशनल रिजर्व पुअर है, सार्कोपिनिक, पतले, मसल मॉस है नहीं, मसल लॉस हो गया, उनको भी अवॉइड। और अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, लैक्टेटिंग फीमेल है, जिनका कि कभी किसी पेशेंट में ईटिंग डिसऑर्डर की हिस्ट्री, इन पेशेंट्स में इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो अब ये जो इसमें मैं थोड़ा सा आपको टिप्स देना चाहूँगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अब कैसे कर सकते हैं। इसमें देखो, आप ना इसको स्लो स्टार्ट करो। पहले आप 14-10 पे स्टार्ट करो, उसको ग्रेजुअली आप उसको 16-8 पे ले लो। और जब आप इसको फास्ट को जब आप तोड़ते हो ना, जिस दोपहर को जैसे यहाँ सुबह आप फास्ट को तोड़ते हो, तो इस फास्ट में ना आप प्रोटीन से फास्ट तोड़ो, या फाइबर से, कार्बोहाइड्रेट्स ना लो उस वक्त, प्रोटीन से फास्ट तोड़ो। और अच्छी तरह आप हाइड्रेटेड रहो, पूरा अच्छी तरह पानी, बीच में आप टीज ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, जितना हो सके वो ले लो इस दौरान। और बिंज ईटिंग अवॉइड करो, मतलब जब आपने खाना, जिस वक्त आप अपने ईटिंग विंडो जो है ना, उसमें आप ये धड़ाधड़ नहीं, आ गए बस जी, बाकी हमने खाली पेट रखा था तो अब खाते रहो, नहीं, ऐसा नहीं करो। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान। अब इसमें फाइनल टेक अवे क्या है इन पेशेंट्स में? तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये हर एक पेशेंट्स के लिए जो है इंडिविजुअल होना चाहिए, मतलब टेलर टू इंडिविजुअल नीड्स। उसके बाद हर एक कैंडिडेट नहीं होता है पेशेंट का, इनको देखना चाहिए इसमें रिस्क बेनिफिट्स क्या हैं, और मरीज को जो है ना, इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहिए, जो कि उनके लाइफस्टाइल के साथ अलाइन करे। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब हो गया जी, इसके बाद हमें चलते हैं जी सप्लीमेंट्स पे। सप्लीमेंट्स हम क्या कहते, देखो विटामिन ई जो है, अभी भी विटामिन ई जो है रिकमेंड किया जाता है 800 यूनिट पर डे,
जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स है जिनको कि फैटी लीवर नैश जिसको बोलते हैं उनमें यूज़ किया गया है। लेकिन जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस है वो बोलती हैं कि इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, प्रोस्टेट के कैंसर का रिस्क होता है। जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है 2024 की वो बताती है। तो मर्दों में थोड़ा ध्यान से लिया जाना चाहिए, इसमें वॉश आउट पीरियड रखा जाना चाहिए। उसके बाद एक तो हो गया विटामिन ई, ये सप्लीमेंट्स का मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा हो गया प्रोबायोटिक्स। इसमें प्रोबायोटिक्स में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेन देखे गए हैं कि वो उनने कुछ ट्रायल्स जो 2000 लास्ट ईयर के ट्रायल्स हैं उन्होंने प्रॉमिस शो किया, जिसमें कि एक लैक्टोबैसिलस रैमनोसस है स्पेसिफिक स्ट्रेन, और बाइफिडोबैक्टीरियम ब्रेवी, इन दोनों को देखा गया है कि ये जो है ये माइट बी हेल्पफुल। लेकिन इसके लिए आपको जो आपके डॉक्टर हैं उनको दिखा करके देन ओनली यू कैन, ऐसे नहीं स्टार्ट करिएगा। तीसरा हो गया B10। B10 जो है इसका भी ये बोलते हैं ये कोलिन का ना डोनर होता है, कोलिन का अल्टरनेटिव होता है। तो अगर B10 1 से 3 ग्राम पर डे में लिया जाए तो ये भी कुछ छोटे छोटे ट्रायल्स में आया। तो अभी इसका कोई पूरा पता नहीं है, इसलिए ये मैं आपको सिर्फ रिसर्च बता रहा हूँ। तो इट्स नॉट ए रिकमेंडेशन कि आपको ये यूज करें। तो अब कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो शुगर या स्वीटनर्स क्या हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो शुगर, जैसे शुगरी बेवरेजेस होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इनको बिल्कुल आपने डाइट से निकाल देना है। जिसको भी फैटी लीवर है उनको फ्रूट जूसेस भी अवॉइड करने चाहिए। जो भी शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस हैं वो उनको बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। अब नेक्स्ट है जी स्वीटनर्स की। स्वीटनर्स जो हम कॉमनली यूज करते हैं, बोलते हैं जी इसमें कुछ नहीं है, स्वीटनर्स आप ले सकते हो। कॉमन बिलीफ यही है कि नेचुरल स्वीटनर जैसे जैगरी हो गई, जो हम बोलते हैं गुड़ बोलते हैं, या हनी है, बोलते हैं ये जी हेल्दियर है शुगर के लिए। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए ये जैगरी हनी ये तब भी शुगर ही है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। ये जो है इनका मेटाबॉलिक इम्पैक्ट जो होता है ना रिफाइंड शुगर का, ये डिफरेंट होता है। अब क्या है कि हम कौन से स्वीटनर्स हम ले सकते हैं मेटाबॉलिज्म को जो इफेक्ट करता है, कौन से स्वीटनर्स हैं कुछ कि जो हमने यूज़ कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप देखो रिफाइंड शुगर है, ये जो है ये ब्लड शुगर को रेज कर देते हैं, इंसुलिन की इंसेंसिटिविटी को खराब करते हैं, प्रोमोट करते हैं फैट एक्यूमुलेशन को। दूसरा हो गया जैगरी। जैगरी गुड़ और हनी, इनमें भी जी हाई कंटेंट होता है सुक्रोज का, जो कि इंसुलिन का स्पाइक कर सकता है, तो इनको भी अवॉइड करना चाहिए। तीसरा हो गया आर्टिफिशियल स्वीटनेस। आर्टिफिशियल स्वीटनेस में ये सुक्रालोज है, सेक्रिन है, एस्पार्टेम है, ये जो जीरो कैलोरीज बोलते हैं, ये कहते हैं कि ये जो डिसरप्ट कर सकते हैं जो आंत है ना उसमें बैक्टीरिया को, और इंक्रीज क्रेविंग को, इंक्रीज खाने को इंक्रीज क्रेविंग हो सकती है, तो इनको भी अवॉइड किया जाना चाहिए। नेचुरल स्वीटनर जैसे स्टीविया बोलते हैं कुछ लोग, वो मॉन्क फ्रूट है, इनकी भी जीरो कैलोरीज हैं। ये जो हैं ये ब्लड शुगर को इम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप नेचुरल स्वीटनर जैसे स्टीविया या मॉन्क फ्रूट हो गया, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो टेक अवेज क्या है इसमें? जो जैगरी और हनी है, गुड़ और हनी, ये शुगर से, नॉर्मल शुगर से बेटर नहीं है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी कंट्रोवर्शियल हैं, तो इसमें सिर्फ एक स्टीविया मैंने बताया वही, और एक मॉन्क फ्रूट है, इसी को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना चाहिए, पोर्शन कंट्रोल। आपको पोर्शन जो खाना खाते हो ना वो छोटा छोटा, कम, छोटी छोटी कौलियों में खाओ, कम खाना खाओ, ध्यान से खाओ, ऐसा उठा के ना डाल दो। स्मॉलर होना चाहिए, बैलेंस मील होनी चाहिए, तो ओवर ईटिंग अवॉइड करनी है। और ये सारी चीज़ें जो है ये वेट लॉस को सपोर्ट कर सकती है।